रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का अनदर टॉपिक दैट इज़ रीडिंग एंड समराइजिंग। इससे पहले हमने पढ़ा था स्पीड रीडिंग के बारे में, तो वो टॉपिक और ये टॉपिक एक दूसरे के साथ तकरीबन सिमिलर है, लेकिन फ़र्क बहुत छोटा सा है। और फ़र्क ये है कि उसमें हम जो पूरा पैराग्राफ पढ़ते थे स्पीड रीडिंग में, उसको बड़े स्पीड के साथ पढ़ते थे, और स्पेशली उसमें जो मेन कीवर्ड्स होते थे, जो बड़े बड़े वर्ड्स होते थे, ठीक है, उनके मीनिंग पे और उनके अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते थे। लेकिन यहाँ रीडिंग एंड समराइजिंग में हम ऐसा नहीं करते। रीडिंग और समराइजिंग जो है, इसमें हम पैराग्राफ पहले जो है वो स्किम करते हैं, फिर उसको एक्टिवली पूरा सही से पढ़ते हैं, और जब उसको सही से पढ़ते हैं अच्छा हमें पता चल जाता है कि पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। फिर हम उसको अपने अल्फाज में छोटा करके लिखते हैं, कॉन्साइज करके, उसकी एक समरी जिसको हम खुलासा कहते हैं, ठीक है। मतलब अपने अल्फाज में उस पैराग्राफ को छोटा करके लिखते हैं। अगर कोई फ़र्ज़ करो कोई चैप्टर है, कोई कहानी है, या वटेवर जो भी चीज़ है, वो है 5-6 पेजेस का कोई भी फ़र्ज़ करो कोई भी चैप्टर है, ठीक है। उसको आपने पढ़ लिया और आपको समझ आ गया, आपने बिल्कुल मतलब उसको अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। तो फिर आप उसको अपने अल्फाज में लिखोगे, और उसको जब आप समराइज़ करोगे, लिखोगे, समरी उसका बयान करोगे, तो आप उसको 1 या 2 पेजेस में लिखोगे, ठीक है। तो आपने 5-6 पेजेस का कोई भी चैप्टर, कोई भी कहानी, उसको कॉन्साइज़ करके, समराइज़ करके 2 पेजेस में लिख लिया। दैट इज़ कॉल्ड समराइजिंग, या फिर आप उसको रीडिंग एंड समराइजेशन कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसके कुछ टेक्निक्स है, कुछ तरीके हैं जिनके ज़रिए हम ये काम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम करते हैं स्किम द टेक्स्ट। स्किम द टेक्स्ट मतलब स्किमिंग और स्कैनिंग के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। तो स्किमिंग में आप क्या करते हो कि जो पैराग्राफ है या जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी चीज़ है, उसका सबसे पहले आपने कंटेंट देखना है। उसके जो मेन हेडिंग होते हैं, मतलब जो मेन टॉपिक्स होते हैं, फिर उनमें छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, वो देखने हैं। फिर उसमें अगर कोई ऐसा वर्ड है जो कि बोल्ड है, जो कि उसको हाईलाइट किया गया है, या फिर ऐसा वर्ड है जिसको मतलब आप देखोगे तो आपको वो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है, तो ऐसी चीज़ें आपने सबसे पहले उसमें नोट करनी है, ठीक है। हेडिंग आ गए, सब हेडिंग आ गए, और जो बोल्डेड वर्ड्स है, जो बोल्ड टेक्स्ट है, ठीक है, वो आपने जो है वो समराइज़ करने हैं, नोट करने हैं। इससे क्या होगा कि आपको मेन आइडिया का थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ दिस गोइंग टू बी अबाउट, ठीक है। नंबर 2 आपने क्या करना है, रीड एक्टिवली। अब रीड एक्टिवली का मतलब ये है कि एक दफ़ा आपने उस पैराग्राफ को स्किम कर लिया, अब आपने उसको एक्टिवली बिल्कुल केयरफुली रीड करना है। जो भी टेक्स्ट है, ठीक है, आपने उसको केयरफुली रीड करना है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उसको नोट करना है। जो भी एविडेंसेस उसमें बताए गए हैं, जो भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आपने हर चीज़ नोट करना है। और टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड द ऑथर्स मेन आर्गूमेंट। अच्छा, अब जो लिखने वाला है, जो ऑथर है उस पैराग्राफ का, उसका जो मेन आइडिया है, जो उसका आर्गूमेंट्स है, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए, अंडरस्टैंड करने चाहिए। अपना मतलब अपना टाइम लगा के अच्छा खासा आपने उस चीज़ को समझना है, ठीक है। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पॉइंट ये है कि उस पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पैराग्राफ है जो टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रही है, एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो फिर उसमें स्पेशली फ़र्ज़ करो फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल के ऊपर बात हो रही है, तो मोबाइल के ऊपर ये है कि आपने उस चीज़ को नोट करना है कि इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है। टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है, एंड देन बात आके मोबाइल पे हो रही है, ठीक है। तो पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या हुआ, मोबाइल, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी पैराग्राफ का मेन आइडिया हो वो आपको पता होना चाहिए। नंबर 4 इज़ हाईलाइट इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसमें कोई कोट बताया गया है जिसको हम कॉल कहते हैं, कोई भी ऐसी बात है जिसको हाईलाइट की जा सकती है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो वो आपने हाईलाइट करना है, ठीक है।
उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें याद रहेंगी, आपको चीज़ें याद होने में वो मदद करेंगी। दिस विल हेल्प यू रिमेंबर द सिग्निफिकेंट पॉइंट व्हेन समराइजिंग। इससे क्या होगा कि जब भी आप समराइज़ करोगे, ठीक है, उस पैराग्राफ को लिखोगे, समराइजेशन करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी अगर आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो या इम्पोर्टेंट डिटेल्स को आपने हाईलाइट किया होगा। नंबर 5 इज़ समराइज़ कंसाइजली। अब इसमें क्या होगा कि जब आप समराइज़ करते हो तो सही तरीके से आपने समराइज़ करना है। आपने जो मेन आइडियाज़ है पैराग्राफ का उन पे फोकस का है। ऐसा नहीं है कि मतलब पैराग्राफ में कुछ और कह रहा है और आपने कुछ और लिख लिया, ठीक है, या फिर आपने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें उसमें ऐड की। जो माइनर डिटेल है, जो बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं है जिसकी, उसको आप ख़त्म कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल और जो बाकी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको आप मतलब हटा सकते हो, ठीक है, जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। क्रिएट अ कॉन्साइज एंड कोहेरेंट समरी दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स। अपने अल्फाज में आप चीज़ें लिखते हो जो पैराग्राफ में बताई गई हैं, जो कि आसान अल्फाज हो, बाकी अगर कोई उसको पढ़ना चाहता है तो उसको भी समझ आए, ठीक है। नंबर 6 इज़ एनश्योर एक्यूरेसी। एनश्योर एक्यूरेसी का मतलब ये कि बी केयरफुल नॉट टू मिस प्रेजेंट द ऑथर्स इंटेंडेड मीनिंग। आपने ये नहीं करना है कि आथर जो पैराग्राफ का रियल राइटर है वो कुछ और कहना चाह रहा है और आपने समरी में कुछ और बोल दिया, ठीक है। तो ये इस बात का आपने ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने कुछ गलत या फिर कुछ मिस प्रेजेंट नहीं करना है जो भी आप जाके समराइज़ कर रहे हो, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें एमसीक्यूज़ के हवाले से आम है कि समराइजेशन में हम क्या करते हैं, कोई भी गलत चीज़ नहीं बोलते, मेन जो पॉइंट्स है वो हाईलाइट करते हैं, अपने अल्फाज में कॉन्साइजली हम पैराग्राफ लिखते हैं। ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। स्टे ट्रू टू द ओरिजिनल टेक्स्ट वाइल यूजिंग डिफरेंट वर्डिंग। अच्छा, जो भी आप चीज़ें बता रहे हो, जो भी आप लिखने जा रहे हो, समराइज़ कर रहे हो, तो वो मेन जो पैराग्राफ है, ठीक है, उसके साथ रिलेटेड होने चाहिए। नंबर 7 में आता है रिव्यू एंड रिवाइज। जो भी आपने लिख लिया, जो भी आपने समराइज़ किया कंसाइजली, ठीक है, अब उसको आप क्या करोगे, रिव्यू करोगे, दोबारा देखोगे कि मैंने कोई चीज़ एक्स्ट्रा तो नहीं लिखी या मैंने कोई चीज़ गलत तो नहीं लिखी, ठीक है। टेक द टाइम टू रिव्यू एट फॉर क्लैरिटी। क्लियर करके आपने जो है अपना टाइम लगाना है कि हाँ सही है, ठीक है, एक्यूरेसी चेक करनी है। मेक इट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द मेन आइडियाज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटेल ऑफ द टेक्स्ट। और ऐसा होना चाहिए कि उसमें उस मेन आइडिया या मेन टॉपिक जो है उसका झलक नज़र आना चाहिए आपके समरी में, ठीक है। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इंतहाई अहम है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके समराइजेशन के लिए और रीडिंग के लिए। नीचे आपको बताया जा रहा है द गोल ऑफ समराइजिंग इज़ टू डिस्टिल अ टेक्स्ट की पॉइंट into a concise format, providing reader with an understanding of the main ideas without having to read the entire text। आपके समराइजेशन का मकसद क्या होगा, ये होना चाहिए कि एक बंदा आपकी समरी पढ़ ले तो उसको फिर वो बहुत बड़ी जो बुक है या बहुत बड़ा पैराग्राफ है उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इतना आपने अच्छे से समराइज़ किया हो, इतना अच्छे से लिखा हो ताकि जो दूसरा बंदा है उसको फिर दोबारा दोहराने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा जी, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और बताया गया है कि द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विच बिगेन इन द लेट 18th सेंचुरी। इंडस्ट्रीज़ जो बनाना शुरू हो गई वो 18th सेंचुरी के आखिर में शुरू हो गई, ठीक है। वाज अ ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड इन द ह्यूमन हिस्ट्री। ये इंसानियत के लिए एक अच्छा वक्त था, एक अच्छा पीरियड ऑफ टाइम था, ठीक है। एट ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एग्रीकल्चर। इसने बहुत सी जो है वो बहुत सारी तब्दीलियाँ लेके आई, ठीक है, जिस एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, बहुत सारी चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में ये जो है तब्दीलियाँ लेके आई। और इसके अलावा द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीन्स, इसमें बहुत सारे मशीन्स भी बन गई जैसे कि स्टीम इंजन और रिवोल्यूशनाइज प्रोडक्शन प्रोसेस जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बन रही थी, ठीक है, लीडिंग टू इंक्रीज़ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। और वो जाके चीज़ों को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे, मतलब चीज़ें बनाना ज़्यादा हो गई। दिस इन टर्न लेड टू अर्बनाइजेशन। अब इसके बदले में क्या हुआ
जो फैक्ट्रीज़ वगैरह बन रही थी, उनके बदले में क्या हुआ कि अर्बनाइजेशन, शहर बनना शुरू हो गए। लोग पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू सिटीज़। लोग गांव से शहर की तरफ रवाना हो गए, चले गए इन सर्च ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कारोबार के लिए, जॉब के लिए, ठीक है। दिस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैड प्रोफाउंड सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड वी लिव इन टुडे। मतलब इन्होंने आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, ठीक है, जिस इकोनॉमी और जिस तरीके से हम रह रहे हैं, जो हमारा सोशली जितना भी एनवायरनमेंट है, ये सब बना हुआ है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से। और इन इस रिवोल्यूशन का हम पे बहुत बड़ा असर है, ठीक है। ये है इस पैराग्राफ का एक पूरा कॉन्साइज मतलब जो बनाना या जो ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमें इस पैराग्राफ का जो है समरी करनी है तो हम कैसे करेंगे? समरी में हम क्या कहेंगे? द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टिंग इन द लेट 18th सेंचुरी। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो कि 18 सदी के आखिर में शुरू हुआ, वाज अ क्रूशल पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। उसमें क्या हुआ कि हमारे सोसाइटी के मुख्तलिफ शोबात के लिए या शोबों के लिए एक अच्छा या एक ख़तरनाक पीरियड था, क्रूशल हम कह सकते हैं, ठीक है। अब उसमें पहले सारे शोबे बताए गए, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन उसमें इस समरी वाले में सिर्फ ये बताया गया वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। मतलब वो सारे नाम नहीं बताए गए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, जगह भी जो है वो लेगा, तो इसलिए हमने कॉन्साइज किया, छोटा किया, ठीक है। समरी में एक ये पॉइंट आ गया, याद रखना, ठीक है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। इट रिवोल्यूशनाइज्ड एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड टेक्नोलॉजी थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी। इससे क्या हुआ कि इतने सारी चीज़ें आ गई, किस चीज़ की वजह से? कि जिसमें मशीन ईजाद हुए, ठीक है, स्टीम इंजन, जिससे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गए, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो गया। एंड अब अर्बनाइजेशन का मैंने बता दिया, उसमें पहले बताया हुआ था कि लोग जंगल से नहीं, सॉरी, गांव से चले गए शहर की तरफ। तो यहाँ पे सिर्फ अर्बनाइजेशन लिखा हुआ है, मतलब शहर का बढ़ना, ठीक है। एंड एनवायरमेंटल चेंजेस, ये सारी चीज़ें आ गई। दैट कंटिन्यू टू शेप और मॉडर्न वर्ल्ड, और जिसने क्या किया? हमारी मॉडर्न वर्ल्ड बनाई। तो इसी तरीके से कॉन्साइज करते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं, मतलब अपने अल्फाज में लिखते हैं, जो आपने पहले पढ़ा उसी चीज़ को आप अपने अल्फाज में बयान करते हो, लिखते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ आर्टिकल्स के भी एग्जांपल बताए गए हैं कि साइंटिस्ट जो है उन्होंने अल्जाइमर डिजीज़ का ट्रीटमेंट डिस्कवर किया, ठीक है। तो पूरा एक आर्टिकल है, आर्टिकल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो उन्होंने मतलब आर्टिकल तो नहीं दिया हुआ है यहाँ पे क्योंकि बहुत बड़ा होता है, यहाँ पे पेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन आपको समरी बताई गई है कि साइंटिस्ट ने जो है अभी अभी अल्जाइमर डिजीज़ का ट्रीटमेंट मालूम किया है, और बहुत ज़्यादा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने जो है एक ड्रग आइडेंटिफाई किया है, जो क्या काम करते हैं कि अच्छे खासे रिज़ल्ट शो करता है इस पेशेंट में। अल्जाइमर के जितने भी पेशेंट होते हैं उनमें अच्छे खासे रिज़ल्ट और बेहतरी लाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये हज़ारों लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है, एक अच्छी बात है, ठीक है। तो ये अल्जाइमर का जो ट्रीटमेंट है, जो आर्टिकल उन्होंने लिखा हुआ है, उसकी एक आपको समरी बताई गई है, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है मतलब द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ मेंटल हेल्थ, सोशल मीडिया का यूथ पर क्या असर हो रहा है, उसकी समरी बताई गई है कि द रिसर्च पेपर एग्जामिन, मतलब एक रिसर्च पेपर था, उन्होंने पूरा इस पे एक आर्टिकल लिखा है, ठीक है। तो उसकी आपको समरी बताई गई है कि सोशल मीडिया जो है हमारे यंग जनरेशन पे बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। द स्टडी फाइंड दैट एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एंजाइटी। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। सेल्फ लो स्टीम आपको जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब यूथ में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो ये है उसकी एक समरी। इसी तरीके से आपको एक और भी समरी दी गई है जो कि आप पढ़ सकते हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें वो है एमसीक्यूज़, और कुछ एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रीडिंग एंड समराइजिंग के एमसीक्यूज़ किस तरीके से आएंगे और किस तरीके से आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है।
सबसे पहले आपको MCQ दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूज़फुल टेक्निक फॉर समराइजिंग अ टेक्स्ट। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, जो जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसमें ख़्याल ये करना है कि MCQs या जो भी क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या बताया जा रहा है, आपको क्या मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। तो ये आपसे कह रहे हैं कि कौन सा टेक्निक यूज़फुल नहीं है समराइजिंग के लिए। ये नहीं बताया गया कि कौन सा टेक्निक यूज़फुल है, आपको बताया जा रहा है कौन सा टेक्निक यूज़फुल नहीं है, ठीक है, नॉट अ यूज़फुल। तो ये चीज़ जो है, एक वर्ड आपने नोट करना है, दैट इज़ नॉट। तो इसमें जो भी बात ऐसी होगी जो समराइजिंग से रिलेटेड नहीं होगी तो वो आपने चूज़ कर देना है, आपको पता चल जाता है। जैसे कि हाईलाइटिंग एंड अंडरलाइनिंग, ये कर सकते हैं, अच्छी बात है। माइंड मैपिंग, अपना माइंड आप बनाओगे कि मैंने इस तरीके से इसकी समरी करनी है, ये भी कर सकते हैं। नंबर सी में आपको कह रहा है कॉपिंग एंड पेस्टिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट, मतलब आपने जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो कॉपी किया और समरी में पेस्ट किया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये हो गया हमारे पास सही ऑप्शन सी, कि ये समरी के लिए यूज़फुल टेक्निक नहीं है, ठीक है। नंबर 2 है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ समराइजिंग अ टेक्स्ट। जब भी आप कोई भी टेक्स्ट समराइज़ कर रहे हो तो किस मकसद के लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो उसमें आपने क्या ऑप्शन चूज़ करना है। टू रिपीट द एग्जैक्ट वर्डिंग, जो भी एग्जैक्ट वर्डिंग है जो टेक्स्ट में है वो आप रिपीट करो, नहीं करते ऐसा। टू प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द मेन आइडियाज़ एंड की पॉइंट, कि हम एक ओवरव्यू दें या एक जो भी हमें चीज़ें मेन आइडियाज़ और की पॉइंट बताए गए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बताएं। तो हाँ, ये सही है, ठीक है। या नंबर सी है टू मेक द समरी लॉन्गर देन द ओरिजिनल, समरी को हम लॉन्गर ओरिजिनल से भी ज़्यादा लंबा बनाएं, तो ये नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी गलत है। नंबर डी क्या कह रहे हैं, टू ऐड पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियंस हम नहीं दे सकते, जो भी टेक्स्ट में बताया गया हो हम सिर्फ उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इसमें नंबर बी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। नंबर 3 पे आते हैं, व्हेन समराइजिंग अ रिसर्च पेपर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, जब हम रिसर्च पे क्या किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी बात अहम है। तो इंक्लूड ऑल द डिटेल एंड एग्जांपल फ्रॉम द ओरिजिनल पेपर, जितने भी डिटेल है और जितने भी एग्जांपल है वो हमने लेने हैं। या दूसरा, रिलाई सोलली ऑन द आथर्स एब्स्ट्रैक्ट्स, या आथर ने जो चीज़ें बताई हुई है उसके बारे में हम बात करें। प्रेजेंट द मेन आइडियाज़ एंड की फाइंडिंग इन योर ओन वर्ड्स, ये सही है कि जो भी मेन आइडिया है, जो भी चीज़ें उसमें बताई गई हैं वो आप अपने अल्फाज में बयान करो, अपनी तरफ से नहीं कुछ लिखना, उसमें अपने अल्फाज में जो भी आपको चीज़ें बताई गई हैं वो बयान करनी है। तो इसमें नंबर सी ऑप्शन ठीक आएगा, ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की इंग्रेडिएंट फॉर एन इफेक्टिव समरी। इफेक्टिव समरी, अच्छी समरी के लिए क्या आपके पास होना चाहिए। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है इंक्लूडिंग पर्सनल एनेक्डोट्स, नहीं, अपने हवाले से कुछ नहीं कहना, अपने एक्सपीरियंस कुछ नहीं बोलना। इंक्लूडिंग एवरी सिंगल डिटेल, हर डिटेल और ओरिजिनल टेक्स्ट, ये बिल्कुल नहीं ज़रूरी, ठीक है। नंबर सी, यूजिंग कम्प्लेक्स लैंग्वेज, कम्प्लेक्स लैंग्वेज मतलब मुश्किल ज़बान, ठीक है, मुश्किल ज़बान तो बिल्कुल समरी में नहीं चलती, नॉट अलाउड, ठीक है। नंबर डी आपको बताया जा रहा है कि द मेन आइडियाज़ वाइल मेंटेनिंग एक्यूरेसी एंड क्लियरिटी, बिल्कुल ये बात सही है कि आपने मेन आइडिया के बारे में बताना है लेकिन एक्यूरेट और बिल्कुल क्लियरली बताना है, ठीक है। नंबर 5, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ समरी इन रिलेशन टू द ओरिजिनल टेक्स्ट, जो आप समरी लिख रहे हो उसका लेंथ कितना होना चाहिए मेन पैराग्राफ को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। तो द समरी शुड बी द सेम लेंथ का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर बी बताया जा रहा है द समरी शुड बी लॉन्गर भी नहीं होना चाहिए। द समरी शुड बी शॉर्टर, हाँ शॉर्टर होना चाहिए ओरिजिनल से, ठीक है, और कॉन्साइज और सही होना चाहिए। और डी बताया जा रहा है कि डज़ नॉट मैटर करता है, बिल्कुल करता है, ये गलत है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। तो ये आपको नीचे ऑप्शन जवाब भी सारे दिए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आगे क्वेश्चन है ना, इसका जवाब आपने मुझे देना है कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स, ठीक है। जिसमें आपको पहला क्वेश्चन है, व्हेन समराइजिंग अ टेक्स्ट इट इज़ क्रूशल टू, किस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इंक्लूड एवरी सिंगल डिटेल, फोकस ऑन माइनर पॉइंट्स इन एग्जांपल, कंडेंस द मेन आइडियाज़, ये आपने देखना है, ठीक है, इसके आंसर आपने देने। नंबर 2 आपको बताया जा रहा है द मेन पर्पस ऑफ समराइजिंग अ बुक इज़ टू, जब आप बुक समराइज़ करते हो तो उसका मकसद क्या होता है, कि डिटेल देते हो हर चैप्टर का,
या रिप्लिकेट करते हो, मतलब जो भी चीज़ें बताई गई हैं आप दोबारा उसको लिखो, बताओ, ठीक है। ये आपने मुझे जवाब देना है। नंबर 3 देख लो, विच टेक्निक इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेक्स्ट मेन आइडियाज़ एंड सपोर्टिंग डिटेल। कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, मतलब चीज़ को अच्छे से अच्छा डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो ये आपने बताना है नंबर 3, ठीक है। नंबर 4, इफ़ेक्टिव समराइजेशन रिक्वायर। इफ़ेक्टिव एक अच्छी समरी के लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ये भी आपने बताना है। एंड नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग समराइजिंग स्किल। इसमें कौन सी चीज़ है जो कि समराइजिंग के लिए अच्छा नहीं है, एक फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप पढ़ लें और आपने मुझे इसका जवाब देना है। आई विल बी वेटिंग, ठीक है। और इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट में बताएंगे, आई विल रिप्लाई यू, ठीक है। एंड दैट्स ऑल अबाउट रीडिंग एंड समराइजिंग। इसका मैं एक फ़ाइल बना के आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा, लिंक में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।